वेलकम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के बारे में। सो लेट्स आउटलाइन दिस। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो विधायिक शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की, वो असल में ज़मीनी स्तर पर कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। Constitution provides that there shall be council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his functions। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में बोला गया है कि एक मंत्री परिषद स्थापित किया जाएगा भारतीय गवर्नेंस में, जो कि राष्ट्रपति की मदद करेगा, उनको एडवाइस करेगा उनकी शक्तियों का पालन करने में। और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में बताया गया है। प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट यानी संवैधानिक जो नायक है हमारे देश का वो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। बट द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर। पर जो हमारी सरकार होती है उसका जो नायक है ज़मीनी स्तर पर वो है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारी शक्तियों का इम्प्लीमेंटेशन जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister। ऐसा आर्टिकल 75 में बोला गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है ये अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति को सजेस्ट करेगा, एडवाइस करेगा कि किस किस को चुनकर मंत्री बनाया जाना है सरकार में। Total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People। ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 1A में लिखा है कि जो टोटल संख्या है मंत्रियों की मंत्री परिषद में वो 15% किसकी? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मिनिस्टर्स शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि जब तक राष्ट्रपति किसी मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग लेता तब तक वो मंत्री अपना पदभार संभाल सकता है। ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में लिखा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल यानी आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में बोला गया है कि जो ये मंत्री परिषद है इसके सभी मंत्री कलेक्टिवली यानी संगठित तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं यानी जवाबदेह हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शॉल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में लिखा गया है कि जब मंत्री अपना पदभार संभालने के लिए अपने ऑफिस में जाएगा इससे पहले राष्ट्रपति उसे ऑफिस संभालने की शपथ और गुप्त जानकारी को गुप्त रखने की शपथ, ये दोनों शपथें राष्ट्रपति हर मंत्री को दिलवाएगा। ऐसा संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में लिखा गया है और ये जो शपथ है ये थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में लिखा गया है हमारे संविधान के कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीनों तक मंत्री बनकर रह सकता है, भले ही वो किन्हीं भी 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो, पर फिर भी वो 6 महीने तक मंत्री बनकर रह सकता है। पर कंडीशन ये है कि इन 6 महीनों के दौरान उसे कुछ भी कर दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, अन्यथा 6 महीनों के बाद वो व्यक्ति अपना मंत्री पद खो देगा। Salaries and allowances of ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine and until Parliament so determines shall be as specified in the second schedule। ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 6 में लिखा गया है कि जो तनख्वाह होगी या जो अलाउंसेस मिलेंगे मिनिस्टर्स को वो डिफाइन किए जाएंगे बाय द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम बाय द लॉज यानी कानून लाकर टाइम टू टाइम मंत्रियों की सैलरी और अलाउंसेस तय करेगी हमारी संसद। और अगर ऐसा नहीं होता है तब तक जो सेकंड शेड्यूल में सैलरीज और अलाउंसेस लिखे गए हैं मंत्रियों के लिए वो उन्हें दिए जाएंगे। वाइल सेलेक्टिंग द मिनिस्टर्स Prime Minister keeps in mind that due to representation of different regions of country to various religious and caste groups in a coalition government, the members of coalition parties have to be given due representation in the Council of Ministers। Prime Minister decides portfolios of the ministers and can alter these at his will।
यानी कि जब भी प्रधानमंत्री अपना मंत्री परिषद गठित कर रहा होता है तो उसे अपने दिमाग में ये बात रखनी होती है कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग पंथ, अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं और हर ग्रुप को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखकर वो अपने मंत्री परिषद में मंत्रियों का चयन करते हैं, खासकर जब कोalition यानी कि गठबंधन की सरकार हो तब। प्रधानमंत्री बाद में जाकर मंत्रियों का पोर्टफोलियो यानी किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है इसे भी अपने हिसाब से, अपने विवेक के अनुसार बदल सकते हैं आगे चलकर। In order to be a minister, a person has to be a member of either of the two houses of parliament. Even a person who is not a member of any of the two houses can become a minister for a period of 6 months. Within 6 months, the minister has to get herself elected to either house of parliament, failing which she ceases to be a minister. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भले ही लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, परंतु वह अगर मिनिस्टर की पोस्ट पर नॉमिनेट कर दिया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक ही सदस्यता हासिल कर ले, अन्यथा 6 महीने के बाद उसका मंत्री पद सीज हो जाएगा, उसके हाथों से चला जाएगा। ऑल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली एज वेल एज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी कि सारा का सारा मंत्री परिषद संगठित तौर पर और सभी मंत्री अकेले स्तर पर भी किसके प्रति जवाबदेह हैं? लोकसभा के प्रति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद में 2 तरह के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्टी या फिर कोalition ऑफ पार्टीज। वहीं पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ये अगली कतार में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद। सम ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैव इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट while other ministers of state only assist the cabinet ministers. Sometimes even deputy ministers are also appointed to assist ministers, यानी कि कई बार डिप्यूटी मिनिस्टर्स का भी चयन किया जाता है ताकि वह मदद कर पाएँ कैबिनेट मिनिस्टर्स की उनके डिपार्टमेंट को संभाल पाने में। मिनिस्टर्स अदर देन कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉर्मली डू नॉट अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। Prime Minister presides over the meetings of the cabinet. All policy matters are decided by the cabinet. यानी कि जितनी भी पॉलिसीज़ हमारे देश में बनती हैं वो बनाई जाती हैं बाय द कैबिनेट, यानी कैबिनेट मंत्रियों के ग्रुप के द्वारा, जिसका हेड होता है हमारा पीएम। और इस ग्रुप की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन्हें केवल अटेंड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इनकी जो मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करता है यानी उसकी अध्यक्षता करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। Prime Minister has the authority to reshuffle the portfolios of ministers or even ask for their resignation, यानी हमारे प्रधानमंत्री के पास ये हक है कि वह अपने विवेक के अनुसार किसी भी मंत्री से या तो रेजिग्नेशन मांग सकता है या तो उनका डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है। In case of resignation or death of the PM, entire council of ministers also goes out of the office. This is because the council of ministers is created by the prime minister who also heads it. यानी कि अगर किसी स्थिति में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वह अपने पद को खो देता है, ऐसी स्थिति में जो पूरा का पूरा मंत्री परिषद है वह भी अपने पद से हट जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में बताया गया है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वही निर्माण करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और उनकी अध्यक्षता भी वही करता है। और अगर ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बचा तो उसके द्वारा क्रिएट किए गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वैल्यू भी कुछ नहीं रहती। द टर्म्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली टर्म्स, यानी कई बार हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट इन दोनों शब्दों का यूज़ इस तरह से कर लेते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, पर हालांकि ऐसा है नहीं। 44वें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं था कैबिनेट शब्द। सो आइए इसलिए अब हम जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस द कैबिनेट के बारे में। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्री परिषद जो है, इसमें सभी तरह के मंत्रियों को गिना जाता है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, चाहे वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हों। द कैबिनेट ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स ओनली। वहीं पर दूसरे तरफ जो कैबिनेट शब्द है इसका मतलब होता है केवल सीनियर मिनिस्टर्स ओनली।
Cabinet members varies from 15 to 30, while the entire council of ministers can consist of even more than 70. यानी कि जो कैबिनेट होता है किसी सरकार का, उसमें केवल 15 से लेकर 30 सदस्य तक होते हैं, मंत्री होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, इसमें 70 या उससे ज़्यादा भी मंत्री हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल रेयरली मीट्स, कैबिनेट ऑन द अदर हैंड मीट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जिसमें 70 या उससे ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं, ये पूरे के पूरे मंत्री बहुत ही कम, रेयरली ऐसा होता है कि कभी एक साथ आकर मुलाकात करें, मीटिंग करें। वहीं पर दूसरी तरफ जो कैबिनेट मंत्रियों का ग्रुप होता है, ये समय समय पर आपस में मीटिंग करता है ताकि पॉलिसी इसको डिस्कस किया जा सके। It is the cabinet that determines the policies and programs of the government and not the council of ministers। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मिलकर पॉलिसीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट की, प्रोग्राम्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको फॉर्मुलेट करते हैं, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैबिनेट इज़ एन इनर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है जिसमें बहुत सारे मंत्री हैं। इस बड़ी बॉडी के अंदर एक छोटी बॉडी है जिसमें 15 से लेकर 30 सदस्य तक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, और इस छोटी बॉडी को हम कहते हैं कैबिनेट, और ये जो बड़ी बॉडी है इसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। यानी कि जितनी भी कार्यवाही की जाती हैं कैबिनेट के द्वारा, ये इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जाती हैं। यानी कि नाम रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजंस को लेकर, परंतु उनको फॉर्मुलेट करने का काम, डिस्कस करने का काम कैबिनेट जो होता है वह करता है। अब डिस्कस करते हैं पावर्स ऑफ कैबिनेट, यानी कैबिनेट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि राष्ट्रपति में जितनी भी यूनियन ऑफ इंडिया की शक्तियाँ निहित हैं, उन सभी का ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? कैबिनेट, जिसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कैबिनेट डिटरमाइंस एंड फॉर्मुलेट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री। यानी भारतीय संघ की जो अंदरूनी और बाहरी पॉलिसीज़ हैं वह तय की जाती हैं बाय द कैबिनेट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। It takes all major decisions regarding defense, security of the country. It has also to formulate policies so as to provide better living conditions for the people. Cabinet has control over national finance. यानी कैबिनेट का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है हमारे भारतीय संघ के फाइनेंस पर। द कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर रेजिंग नेसेसरी रेवेन्यूज़। यानी कि पूरा जो खर्चा है हमारी भारत की सरकार का और जो आमदनी के स्रोत हैं, इनके ऊपर पूरा जो नियंत्रण है वो हमारे कैबिनेट का होता है। इट इज़ द कैबिनेट दैट प्रिपेयर्स द टेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। यानी जब भी राष्ट्रपति संबोधन करते हैं हमारे संसद को, उनका जो टेक्स्ट होता है, जो भाषण होता है, उसे लिखने का काम जो है ये भी कैबिनेट द्वारा किया जाता है। सजेशंस कैबिनेट द्वारा दिए जाते हैं। कैबिनेट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ द ऑर्डिनेंसेज बाय प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन द सेशन। यानी कि जब हमारा संसद एक्शन में नहीं होता है, उसकी मीटिंग्स नहीं हो रही होती हैं, और उस कंडीशन में अगर कोई कानून बहुत ज़रूरी है पास करवाना, तो ऐसी स्थिति में हमारा कैबिनेट हमारे राष्ट्रपति के पास वो बिल्स भेजता है और उनसे आग्रह करता है कि आप ऑर्डिनेंसेस बना दीजिए इन बिल्स को, ताकि त्वरित प्रभाव से ये लागू हो सकें। यानी कि ऑर्डिनेंसेस को लागू करवाने में भी रोल होता है हमारे कैबिनेट का। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर कन्वेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट कन्वेड थ्रू प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो संसद के सत्र बुलाए जाते हैं ये भी कैबिनेट के एडवाइस पर बुलाए जाते हैं। कैबिनेट कहता है प्राइम मिनिस्टर से, फिर प्राइम मिनिस्टर जाकर राष्ट्रपति से कहते हैं, एंड उसके बाद संसद के सदनों को बुलाया जाता है बाय द राष्ट्रपति। कैबिनेट प्रिपेयर्स एजेंडा ऑफ द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। यानी संसद के जितने भी सत्र चलते हैं इनमें मुख्य किन बातों पर डिस्कशन किया जाएगा, जो मेन एजेंडा होगा सत्र का, ये भी डिसाइड किया जाता है बाय आर कैबिनेट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इटसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट टू बोथ द हाउसेस। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रति। सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल
रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू डायमेंशंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब भी संसदीय गवर्नेंस कहीं पर हो रही होती है तो उसका एक मुख्य घटक होता है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मंत्री पद के स्तर पर जवाबदेही। और इसके भी दो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं। पहला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरे के पूरे मंत्री परिषद की जो जवाबदेही होती है, और दूसरा होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी खास मंत्री की जो जवाबदेही होती है संसद के प्रति। पहले हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह होता है मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट एज इंडिविजुअल्स अलोन बट कलेक्टिवली ऑल्सो। मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर। इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ यह है कि जितने भी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड हैं वह सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए फैसलों के प्रति संगठित तौर पर जवाबदेह हैं। यानी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी एक मंत्री ने कोई फैसला लिया है और वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा डिस्कशन के बाद पास किया गया है और उसको लेकर बाद में अगर कभी क्रिटिसिज्म होता है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जवाबदेही है उस पास किए गए डिसीजन को लेकर, ना कि किसी खास मंत्री की जिसने उसको पास करवाया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये सिंक एंड स्विम टुगेदर ऐसी स्थिति होती है इसमें। यानी कि अगर कभी क्रिटिसिज्म हुआ तो वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा, और अगर कभी तारीफ हुई तो वो भी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी। सेकेंडली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द पीएम इज अ वोट अगेंस्ट होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है लोकसभा में तो इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव पत्र आया है। Similarly, adverse vote in the Lok Sabha on any government bill or budget implies lack of confidence in the entire Council of Ministers, not only on the mover of the bill. यानी कि अगर कोई मंत्री कोई एक बिल लाया है संसद में और अगर वह पास नहीं हो पाता, उसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है, तो इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विरोध हो रहा है। हम यह नहीं बोलेंगे कि उस खास पर्टिकुलर मंत्री का विरोध हो रहा है। अगर किसी सिंगल मिनिस्टर द्वारा लाए गए बिल का विरोध हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि पूरे के पूरे काउंसिल मिनिस्टर्स के प्रति अविश्वास की भावना है संसद के दूसरे सदस्यों के बीच। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एनफोर्स्ड व्हेन एन एक्शन टेकन बाय अ मिनिस्टर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर इज क्रिटिसाइज्ड एंड नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि जब कोई एक खास पर्टिकुलर मंत्री कोई एक डिसीजन ले लेगा, कोई एक बिल ले आएगा विदाउट द कंकरेंस यानी विदाउट द सहमति ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कंडीशन में ऐसे मंत्री का विरोध किया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी और ऐसे बिल को, ऐसे डिसीजन को अप्रूव नहीं किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट। सिमिलरली, इफ पर्सनल कंडक्ट ऑफ अ मिनिस्टर इज क्वेश्चनेबल एंड अनबिकमिंग ही मे हैव टू रिज़ाइन विदाउट अफेक्टिंग द फेट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि अगर किसी मंत्री का व्यक्तिगत व्यवहार इस तरह का है कि वह प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, तो ऐसे मिनिस्टर को, ऐसे पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है ताकि पूरे के पूरे गवर्नमेंट से विपक्षियों का और देश की जनता का भरोसा ना उठ जाए। इफ़ अ मिनिस्टर बिकम्स अ लायबिलिटी और एम्बेरसमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ही मे बी आस्क्ड टू क्विट। यानी अगर किसी पर्टिकुलर मंत्री के द्वारा किया गया व्यवहार या आचरण प्रधानमंत्री के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, शर्म का कारण बन जाता है, तो प्रधानमंत्री ऐसे पर्टिकुलर मंत्री से क्विट करने को कह सकते हैं, ऐसा कहा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जाना, यानी कि मंत्री परिषद के बारे में। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि मंत्री परिषद क्या होता है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अंतर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है, इनकी शक्तियों के बारे में और इनका काम क्या होता है, यह आपने जान लिया होगा और अब आपको पता होगा। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।